स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द अर्बन चैलेंज फंड के पर्सपेक्टिव से है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू फंड है जिसको कि अप्रूव किया गया, जिससे कि हमारे अर्बन एरिया का जो डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए न्यू काइंड ऑफ फंड है, न्यू काइंड ऑफ फाइनेंस है, जिसका रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल है वो किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये जो नया फंड है जिसको अप्रूवल किया गया है अर्बन एरियाज के लिए, ये किस तरीके से वर्क को कैरी आउट करेगा। तो बेसिकली आप देखिए कि ये जो फंड है सेंट्रली स्पॉन्सर वे के अंदर में वर्क है वो करेगा। सेंट्रली जो स्पॉन्सर है उसका मीनिंग है वो क्या है कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो अदर कंट्रीब्यूशन है वो भी इसके अंदर में 100% जो फंड है उसमें कंट्रीब्यूशन है वो सेंटर का नहीं रहेगा। और जिन स्कीम्स के अंदर में 100% जो कंट्रीब्यूशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ करता है, उनको हम किस नाम से जानते हैं? सेंट्रल सेक्टर के रूप से। सेंट्रल स्पॉन्सर क्या है? जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन रहे। इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये जो फंड है वो वर्क करेगा। तो आप देखिए अर्बनाइजेशन के रिगार्डिंग में है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है, उसके अंडर में इसका वर्किंग प्रोसेस है वो आपको मिलेगा। टोटल इसका जो अमाउंट है वो 4 लाख करोड़ है, जिसमें 4 लाख करोड़ में आप देखिए कि 1 लाख करोड़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। 1 लाख करोड़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा आउट ऑफ 4 लाख करोड़। और रेस्ट ऑफ द मनी है वो यहाँ पे अर्बन बॉन्ड्स के थ्रू आप देखिए कि रेज किया जाएगा। बैंक के थ्रू जो लोन है वो लिया जाएगा, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसके थ्रू जो रेस्ट ऑफ द मनी है उसका रेज आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस जो फंड है उसके क्रिएशन के रिगार्डिंग में इसका जो एम है वो क्या है, क्यों इस फंड को क्रिएट किया गया, क्या ऐसा ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारा जो अर्बन एरिया है उसके लिए कंटिन्यूस माइग्रेशन है, कि पर्सनस हैं जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। तो लास्ट जो सेंसस था उस दौरान में 31% का जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया के अंदर रहा करती है। और एस्टिमेट किया गया है कि मोर देन 35% के आसपास पॉपुलेशन है नेक्स्ट सेंसस के अंदर कैलकुलेट होगा जो कि अर्बन एरिया में रहा करता है। तो सिटीज जो कि ग्रोथ इंजन है इकोनॉमी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये न्यू काइंड ऑफ आप देखिए जो डेवलपमेंट है जिसके ग्रोथ इंजन के रूप से सिटीज यहाँ पे काम किया करते हैं। तो उन सिटीज को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जाए। काफ़ी बार आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या हमारी जो सिटीज हैं वो कैपेबल हैं या इस सिचुएशन में हैं कि आने वाले समय के अंदर जो पॉपुलेशन का प्रेशर इंक्रीज होगा उसको उनके द्वारा डील है वो किया जा सकता है। अर्बनाइजेशन और उसका जो प्रॉब्लम है और उसकी क्या सॉल्यूशन है, ये आपका जो जीएस पेपर 1 है उसके सिलेबस के अंदर में मेंशन है। यूपीएससी कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछता है, तो आप देखिए कि अगर आपसे नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप इस फंड को एज ए सॉल्यूशन के रूप से या आपको जो वहाँ पे सजेस्ट करना है उस पॉइंट के अंदर में इंक्लूड कर सकते हो। एक न्यू फंड है अर्बन चैलेंज फंड जिसको क्रिएट किया गया, जिसका भी अल्टीमेट जो मोटिव है वो यही है कि फंड को रेज किया जाए और सिटीज जो जिनको ट्रांसफॉर्म किया जाए जो कि ग्रोथ इंजन है इकोनॉमी का। तो कौन कौन से अर्बन एरिया हैं जो इस फंड के लिए एलिजिबल रहेंगे? तो 2025 का जो एस्टिमेट है पॉपुलेशन का, जो 2025 का एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग बताया गया कैसे सिटीज जहाँ पे मोर देन 10 लाख का पॉपुलेशन है, कि मोर देन 10 लाख का पॉपुलेशन है। बट कुछ ऐसे सिटी जो यूनियन टेरिटरी हैं उनका कैपिटल है, स्टेट का कैपिटल है, जहाँ पे लेस देन 10 लाख का भी पॉपुलेशन है तो उसको कवर किया जाएगा। हमारे जो हिली स्टेट्स हैं, हिली स्टेट जहाँ पे लेस पॉपुलेशन है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स, वहाँ के सिटीज़ को कुछ एक्सेप्शन दिया गया है कि वहाँ पे 1 लाख से भी कम अगर पॉपुलेशन है तो उनको भी कवर है वो किया जाएगा इस अर्बन चैलेंज फंड के थ्रू। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये तो हमने इस न्यू काइंड ऑफ क्रिएशन है जो फंड क्रिएशन है उसके बारे में रीड किया। इसका टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा? टाइम पीरियड अभी तो आप देखिए कि 5 ईयर बताया गया है कि 5 ईयर के लिए ऑपरेट रहेगा, बट इसको एक्सटेंशन का भी बात है कि इसको 2-3 ईयर का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो 2025-26 से इसका जो ऑपरेशन है 2030-31 तक रहेगा, और जो एक्सटेंशन है 2033 से लेकर 34 तक इसको एक्सटेंशन प्रोवाइड हो सकता है। यूपीएससी क्या इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप देखिए कि चांसेज हैं वो काफ़ी कम हैं।
बट आपको अगर कोई नंबर दिया जाता है तो नंबर को यूपीएससी लिटिल बिट चेंज कर सकता है। सपोज कीजिए कोई नंबर है 500 किलोमीटर तक ये जो सैटेलाइट है वो ऑपरेट करता है, तो यूपीएससी क्वेश्चन के अंदर में क्या यहाँ पे चेंज करेगा, इसको 7500 आप देखिए इस तरीके से चेंज कर दिया जाएगा कि 7500 के आसपास का किलोमीटर ये कवर करेगा। तो सब सेम काइंड ऑफ सिमिलर जो डिजिट है उसको यूज कर लिया जाता है काफ़ी बार, जैसे कि आप यहाँ पे अगर आपने बेटर वे के अंदर मेमोराइज नहीं किया है या आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये तो काफ़ी लार्जर डिस्टेंस है, क्या इतना हमारा सैटेलाइट कवर करता है, तो यूपीएससी इस तरीके से चेंजेज है वो कर सकता है। फंड के अंदर में भी चेंज हो सकते हैं, जो डिजिट है उसको जो लार्जर है वो क्रिएट कर दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा आपसे सवाल। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो बांग्लादेश के बारे में है, बीएनपी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने क्लियर मैंडेट है वो रिसीव हुआ है। तो आप देखिए कि बीएनपी के जो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जो पर्सन है उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर में कहा है कि इंडिया के साथ में जो रिलेशन है वो पास्ट के साथ में कुछ ब्रेक को कैरी आउट करेंगे, जिसमें उन्होंने 1996 का जो गंगा के रिगार्डिंग में जो ट्रीटी है तो उसकी वाटर शेयरिंग का जो ट्रीटी है जिसको रिन्यू किया जाए उसके रिन्यूअल के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। और भी हमने काफ़ी सारे चैलेंजेज को रीड किया था कि बांग्लादेश के साथ में हमारे जो चैलेंज हैं वाटर शेयरिंग में, आप देखिए कि तीस्ता के रिगार्डिंग में भी हो सकता है कि बांग्लादेश के द्वारा पुश किया जाए कि जो मोर वाटर है वो उनके साथ उनको शेयर है वो किया जाए, चाहे तीस्ता के थ्रू हो या गंगा का जो वाटर ट्रीटी है उसके रिन्यूअल के बारे में। हमारी कंट्री से जो रिवर्स फ्लो किया करती हैं बांग्लादेश के लिए उनका जो नेमिंग है वो भी चेंज होता है। बांग्लादेश के अंदर में उनका जो नेम है वो डिफरेंट आपको मिलेगा। गंगा का जो नाम है वो भी डिफरेंट है, ब्रह्मपुत्रा का जो नाम है वो भी वहाँ पे डिफरेंट है। और आप देखिए कि वन काइंड ऑफ आयरनी भी आपको यहाँ पे मिलेगा कि बांग्लादेश के ये जो पर्सन है जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया है उन्होंने हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस को रेज किया है कि उनके अगेंस्ट में जो कोई भी इंसिडेंट है तो बांग्लादेश को वो इम्पैक्ट करता है। तो इस तरीके से आपको वन काइंड ऑफ आयरनी है या वन काइंड ऑफ फनी थिंग है वो भी आपको इस इंटरव्यू के अंदर में इस आर्टिकल में मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बांग्लादेश में, आप देखिए कि माइनॉरिटी का जो कंटिन्यूस उनको वन काइंड ऑफ टारगेट किया गया। कयोस का जो जो कयोस का सिचुएशन था, स्ट्रीट्स के अंदर में मॉब का जो रूल है वो आपको मिलता है वहाँ पे जब इंटरिम गवर्नमेंट पावर में था। अब ये जो तारिक रहमान है जो बीएनपी के लीडर हैं इन्होंने कंटिन्यूस अपने जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान में एक तो आप देखिए कि एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है उसको किसी तरीके से यूज है वो नहीं किया है। एक इंक्लूसिव सोसाइटी को डेवलप करने के लिए तारिक रहमान का कंटिन्यूस पुश है वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में। तो आप देखिए अगर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप होता है तो इंडिया के लिए वो बेस्ट रहेगा कि हमारे जो सभी नाइबर कंट्रीज हैं वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है उसका प्रेजेंस होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे जो नाइबर कंट्रीज को अगर हम देखें तो आप देखिए कि जो श्रीलंका है वो इकोनॉमिक सिचुएशन उनका बेटर नहीं है। आपको मालदीव के बारे में अगर हम देखते हैं तो मालदीव में जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जाता है और काफ़ी बार इंडिया का वहाँ के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवेन के बारे में वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो उसको अपोज है वो करता है या आप देखिए उनके एलिगेशंस हुआ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर में जब से वो क्रिएट हुआ है पाकिस्तान में आप देखिए कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने अपना टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं किया है। इमरान खान का जो टेन्योर है वो कंप्लीट होने वाला था उससे पहले ही उनको रिमूव है वो कर दिया गया। तो पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट है वो भी नहीं है। कंटिन्यूस जो एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, पाकिस्तान का जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है वो भी हमारे लिए वन काइंड ऑफ चैलेंज है। फिर अगर हम बात करें चाइना के साथ में तो चाइना के साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं वो कोई बैड फेज के अंदर में नहीं थे, पर बॉर्डर इश्यू की वजह से जो बैड फेज के अंदर में गए हैं कंटिन्यूस बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से कन्फ्रंट्रेशन हुआ। और नेपाल का आप देखिए कि नेपाल में जो जेनजी का मूवमेंट होता है तो वहाँ पे भी जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो नहीं है। भूटान के अंदर में वन काइंड ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट है वो आपको मिलता है और बांग्लादेश और म्यांमार का सिचुएशन आपको पता ही है। तो ये हमारे नाइबर कंट्रीज हैं जिनको जिनको देखते हुए एक स्टेबल गवर्नमेंट है वो होना चाहिए नाइबर एरियाज के अंदर में। हमारे जो फॉर्मर लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी सर, तो उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट में कहा था कि आप हिस्ट्री को चेंज कर सकते हो, हिस्ट्री को आपके द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है, बट आप ज्योग्राफी को चेंज है वो नहीं कर सकते। तो हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं उनका उन्हीं के रिगार्डिंग में उनका ये स्टेटमेंट था जो आप
आईआर के अंदर में या आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है तो आप उसके अंदर में कहीं ना कहीं इस राइटिंग को यूज है वो करते होगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट के अंदर में जो लैंग्वेज है उसके बारे में मेंशन किया गया है। पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग हुआ करता है उस समय में आप देखिए कि कुछ बूथ हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। सपोज कीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सदर्न पार्ट से बिलोंग करता है, उनको तमिल लैंग्वेज के अंदर में जो पार्लियामेंट का जो वर्किंग प्रोसेस है उसको सुनना है, तो उसके लिए आप देखिए कि ट्रांसलेटर हैं जो वर्क है वो किया करते हैं। तो ट्रांसलेटर्स के वर्किंग के बारे में है। प्रेजेंट समय में हमारे पार्लियामेंट के अंदर में 23 जो लैंग्वेज है जिनको ट्रांसलेट है वो किया जाता है। पार्लियामेंट का जो ऑफिशियल वर्किंग है उसमें कितना लैंग्वेज यूज होंगे, तो इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था तो उस समय आप देखिए कि इंग्लिश और हिंदी है उसको यूज करने के लिए कहा गया था, जो ऑफिशियली जो कम्युनिकेट है उसके रिगार्डिंग में। फिर उसमें इंग्लिश के रिगार्डिंग में कंडीशन ये था कि 15 ईयर जब कमेंसमेंट को कंप्लीट होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट वैसे कब हुआ था, कमेंसमेंट आप देखिए कि होता है 26 जनवरी 1950 को, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडोप्ट है वो कब किया गया था, वो 26 नवंबर 1949 को। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है बट काफ़ी बार जो पता है वो नहीं हुआ करता है। कमेंसमेंट के 15 ईयर्स के बाद में इंग्लिश को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। फिर 1963 के समय एक एक्ट आता है जिसके थ्रू इंग्लिश का जो यूज है वो कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे 23rd लैंग्वेज है जिनका ट्रांसलेशन लाइव प्रोसीडिंग के अंदर में किया जाता है। किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपना लोकल लैंग्वेज के अंदर में सुनना है। और आप देखिए कि ओवर द ईयर्स आपको ये मिलेगा कि काफ़ी सारे ऐसे एमपी इलेक्ट होके आते हैं जो अपना ही लोकल लैंग्वेज है उसको यूज किया करते हैं पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग के दौरान में। एक बेटर सिचुएशन भी है कि लोग अपना जो जिस लैंग्वेज के अंदर में वो कंफर्ट है, क्योंकि लैंग्वेज बेसिकली है क्या, लैंग्वेज आप देखिए कि कम्युनिकेट करने का एक तरीका है जिससे कि आप अपना जो फीलिंग्स हैं, जो आपका स्टेटमेंट है, जिसको लोग बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। तो अपना नेटिव लैंग्वेज को काफ़ी सारे एमपीज हैं वो यूज किया करते हैं, उसके बारे में भी जो इंक्रीज है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जर्मनी के वहाँ पे एक जगह है जिसको कि मुनीक के नाम से जानते हैं। तो मुनीक के वहाँ पे जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज हुआ है, मुनीक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। अब इसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसके विजिट के लिए गए हैं, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो भी वहीं पे ही हैं। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स के अंदर में बताया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि प्रेजेंट समय में जो क्लाइमेट चेंज को अगर हमें फाइट करना है तो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्जिस्टेंस में लाना होगा। कॉमन बट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी यहाँ पे होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये कॉमन बट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, कॉमन बट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है क्या। अब देखिए कि ये कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनका डिमांड है कि जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके जो कंट्री हैं उन्होंने क्लाइमेट को पोल्यूट किया था, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल जो फंडिंग है वो भी प्रोवाइड करें वो डेवलपिंग कंट्री को। और आप देखिए कि टेक्नोलॉजी का भी फंडिंग करे और इसके साथ साथ उनको कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाए कि आने वाले समय के अंदर में वो इतना एमिशन को कैरी आउट कर सकते हैं। उन्होंने इंडिया का जो जो कमिटमेंट है उसको भी यहाँ पे बताया है। हमारे जो आईएनडीसी टारगेट्स हैं वो आप देखिए कि आईएनडीसी टारगेट्स के लिए हम कंटिन्यूस कमिटेड हैं, जो हमने COP 21 के समय में अडॉप्ट किए थे। हर एक कंट्री ने अपने अपने जो टारगेट हैं। सेकंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ग्रीन जो बजट के अंदर में क्लाइमेट को जिस तरीके से सपोर्ट हुआ है तो उसके बारे में मेंशन किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टेटमेंट क्या है, हमारा जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उसके अंदर में किसी तरीके से डिक्लाइन है वो नहीं होना चाहिए। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने, आप देखिए कि पहले भी जब रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में उनसे कोई क्वेश्चन हुआ करता था किसी भी वर्ल्ड के कॉन्फ्रेंस के अंदर में, तो कंटिन्यूस यूरोपियन जो यहाँ पे जो डेली यूरोपियन जो थिंग्स हैं उसको मेंशन किया करते थे कि यूरोप जो है वो कंटिन्यूस गैस को परचेज करता है रसिया के साथ में। और उनके एलिगेशंस इस तरीके से हैं कि इंडिया जो है, इंडिया इस रसिया यूक्रेन वॉर को सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। तो ये जो सिचुएशन नहीं होना चाहिए। खुद आप वहाँ पे क्या गैस का जो आपका परचेज है वो यहाँ पे इस कन्फ्लिक्ट को सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है कि क्या इसको फाइनेंशियल फंडिंग है वो नहीं देता है। तो स्टूडेंट्स, इनका हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका कंटिन्यूस पुश है कि इंडिया को अपना जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है वो ग्लोबल अफेयर्स के अंदर में मेंटेन करना चाहिए।
किसी भी तरीके से इस तरीके का मैसेज है वो नहीं होना चाहिए कि किसी डील की वजह से हमने अदर कंट्री के साथ में हमारे रिलेशंस के अंदर में जो डिक्लाइन किया है, कि रसिया यूक्रेन जो वॉर है उसके रिगार्डिंग में जो वेस्टर्न कंट्रीज का एलिगेशन है कि इंडिया वहां से ऑयल परचेज ना करे, और यूएस का जो डील हुआ है जिसमें यूएस लीडर ने ऑफिशियली, तो आप देखिए कि कम्युनिकेशन में नहीं है, बट यूएस लीडर के द्वारा जो मेंशन किया गया है कि इंडिया जो है रसिया से ऑयल परचेज को डिक्लाइन करेगा। रसिया का जो ऑयल परचेज है वो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 35% तक पहुंचा था टोटल ऑयल परचेज के अंदर में, और लास्ट मंथ के दौरान में वो 23% के पास में है। तो ये रिड्यूस तो हुआ है, बट इस तरीके से यहाँ पे इंडिया को आप देखिए कि ऑटोनॉमी को मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए है, वहाँ पे एक ब्रिज को इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उनका जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ब्रिज का जो नेमिंग है उसको रीड करेंगे। ब्रिज का नाम रखा गया है कुमार भास्कर वर्मा सेतु। ब्रिज का जो नाम है वो क्या है? कुमार भास्कर वर्मा सेतु। अब ये बेसिकली सेतु तो मीन्स आप देखिए कि ब्रिज को हिंदी में बोला करते हैं, जैसे आपने राम सेतु के बारे में रीड किया होगा। कुमार भास्कर वर्मा है, ये पर्सन कौन हुआ करते? 7th सेंचुरी के समय में आसाम के वहां पे जो डायनेस्टी रूल किया करती, 7th सेंचुरी के समय में आसाम के वहां पे कमरूप नाम का एक डायनेस्टी हुआ करता था। कमरूपा डायनेस्टी है, वो कमरूपा से रिलेटेड ये रूलर हैं जिन्होंने काफ़ी सारा जो फंडिंग है वो प्रोवाइड किया था वहाँ पे लोगों को। तो कुमार भास्कर वर्मा है, उनके नेम के ऊपर ये ब्रिज का नाम है वो रखा गया। किस रिवर के ऊपर में ये फ्लो करता है? ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसके ऊपर में ये फ्लो करता है, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है। अब स्टूडेंट्स, ये तो रिवर के बारे में हुआ। किसको ये कनेक्ट करेगा? कनेक्ट ये करेगा गुवाहाटी, जो उनका लार्जर जो सिटी है, मेन जो सिटी है आसाम का, उसी का आप देखिए कि गुवाहाटी के जो अलग अलग पार्ट हैं उसको ये कनेक्ट करे। वैसे आसाम का जो कैपिटल है वो क्या है? आसाम का कैपिटल है स्टूडेंट दिसपुर। ये ऐसे जो स्टूडेंट जो आसाम से रिलेटेड हैं या आसाम का उनका किसी तरीके से रिलेशन शो हुआ है आपका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर में, तो इंटरव्यू के अंदर में आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए काफ़ी बार ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि आसाम का जो कैपिटल है वो क्या है। जो गुवाहाटी है उसी के इनसाइड एरियाज के अंदर में एक एरिया है जिसको दिसपुर के नाम से जानते हैं, और उसी को कैपिटल के रूप से वहाँ पे कैपिटल है वो आसाम का है वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो कुमार भास्कर वर्मा है इनका क्या कहीं पे मेंशन है क्या? तो आप देखिए एक चाइनीज ट्रेवलर हैं जो इंडिया के लिए आते हैं, जिनको कि हम हीन श्यांग के नाम से जानते हैं। हीन हीन सेंग के नाम से जानते हैं। तो हीन श्यांग ने इनका मेंशन किया था कि काफ़ी फेमस रूलर हैं कुमार भास्कर वर्मा, जो कि कमरूपा के वहाँ से रूल करते हैं। गुवाहाटी का जो एंशंट नेम है वो क्या हुआ करता था? गुवाहाटी का जो एंशंट नेम है वो प्राग ज्योतिषपुर हुआ करता था। प्राग ज्योतिषपुर है जो गुवाहाटी का एंशंट नेम होता। अब ये आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी ने 2020 के दौरान में कुछ ऐसे द्वार समुद्रम हैं, ऐसे कुछ एरियाज हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था, जो एंशंट नेमिंग हुआ करते थे किसी सिटी के। जब आप आर एस शर्मा का जो बुक है जो एंशंट हिस्ट्री का, उसको आप रीड करोगे तो उसमें काफ़ी सारे जो नेम्स हैं वो मेंशन है उस तरीके से। इन श्यांग के बारे में हमने बताया, इनका जो बुक है वो क्या हुआ करता था, सी यू की नाम का इनका एक बुक होता था, यू, जिसमें इन्होंने इंडिया का जो ट्रेवलिंग जो प्रोसेस है उसको मेंशन किया है। और मेनली आप देखिए ये एक रूलर हैं हरसा, हरसा के समय इनका जो विजिट होता है, तो हरसा के ही जो समय के जो पर्सन हैं वो इनके कंटेम्प्रेरी हैं वो रहे थे। क्या ये फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर हैं जो इंडिया के लिए आते हैं? फर्स्ट जो चाइनीज ट्रेवलर थे उनका नाम था फायान, उनका नाम है फायान, उनका नेमिंग है, क्योंकि चंद्रगुप्ता जो सेकंड है उनके समय उनका विजिट है वो हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आसाम के ही बारे में है, तो आप देखिए कि आसाम का जो टी गार्डन है, टी गार्डन का जो 5% एरिया है उसको यूज किया जा सकता है नॉन टी एक्टिविटी के लिए। 2022 के समय जो रूल्स हैं उनको चेंज किया गया था। अब उसी के बारे में क्या मेंशन है कि वहाँ पे बाई इथोनॉल का जो प्लांट है उसको यूज किया जा सकता है, बम्बू है उसको भी यूज किया जा सकता है। लास्ट जो संडे का न्यूज़पेपर था उसमें हमने
बम्बू का जो इम्पोर्टेंस है उसको देखा था कि कैसे इसको एज ए कंजप्शन का जो एक्टिविटी है, जो खाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है काफ़ी सारे एरियाज़ के वहाँ पे। और हमारी कंट्री के काफ़ी ऐसे एरिया हैं जिसमें इसका वेल वेव के अंदर में जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। तो टी गार्डन के अंदर में ही ग्रास का यूज किया जाए या अदर जो वहाँ पे जो थिंग्स हैं उनको यूज करते हुए बाई इथेनॉल का जो प्लांट है वो भी डेवलप हो टी गार्डन के वहाँ पे ही, क्योंकि 5% लैंड एरिया है जिसको नॉन टी एक्टिविटी के लिए यूज है कर सकते। होमवर्क आपके लिए क्या है? होमवर्क आपके लिए ये है कि जो हमारा टी बोर्ड है, टी बोर्ड का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, क्या यूपीएससी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या? आप देखिए कि 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें टी गार्डन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया, सॉरी टी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया, यूपीएससी ने पूछा। और एक आपको इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि 1813 का जब हम एक्ट के बारे में रीड करते हैं तो टी, आप देखिए कि टी और चाइना के साथ में जो ट्रेड हुआ करता था कि चाय और चाइना के साथ में जो ट्रेड है इनको ओनली एक्सेप्शन दिया गया था, बाकी एरियाज के अंदर में कंपनी का जो मोनोपोली है उसको अबोलिश है वो कर दिया गया था 1813 का जो एक्ट है उसके थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एंशियंट जो प्रैक्टिस है उसके बारे में बताया गया है, कैसे बर्ड्स हैं उनको यूज किया जाता है जो डेजर्ट एरिया के अंदर में सोइल को फर्टाइल करने के लिए, सोइल का जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए कहाँ पे यूज होता है, पेरू के वहाँ पे इसको बताया गया। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट आपको पता होना चाहिए इस तरीके से हम बर्ड्स का यूज है वो किया करते हैं। आप देखिए कि 2100 का जब समय रहेगा तो उस दौरान में यहाँ पे बताया गया कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो ग्रेजिंग का एरिया है उसमें डिक्लाइन है वो रहेगा, ग्रेजिंग के एरिया के अंदर में डिक्लाइन के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो थिंग्स हैं, चाहे उसके अंदर में आप देखिए कि इमेज का क्रिएशन होना, काफ़ी सारी ऐसी इमेज भी क्रिएट हुई हैं एआई प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए जो वुमेन का जो डिग्निटी है उसको हार्म करती हैं। तो ऐसी इमेज जो कोई भी एआई के थ्रू अगर क्रिएट होती है तो उसको लेबल किया जाएगा, उसके ऊपर में लेबलिंग रहेगा कि एआई क्रिएटेड इमेज है, जिससे किसी पर्सन का इमेज को या जो पब्लिक सोसाइटल इमेज है उसमें इम्पैक्ट ना हो। क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी बार जो डेरोगेटरी इमेज का जो मिसयूज है वो आपको मिला करता है। और किसी भी तरीके का जो कंटेंट है जो कि ऑब्जेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस कंटेंट के रिगार्डिंग में बैनिंग है, तो स्टूडेंट्स उस कंटेंट को भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो रिमूव करेंगे, उसको रिमूव करेंगे एक टाइम पीरियड के अंदर में। पहले ये जो टाइम पीरियड है वो लार्जर हुआ करता था, उसको रिड्यूस करते हुए यहाँ पे 24 आवर से लेकर 36 आवर है जो पहले हुआ करता था, इसको रिड्यूस करके कितना किया गया है, 2-3 आवर का जो टाइम पीरियड है वो कर दिया गया है। अब ये किसके थ्रू ये चेंज हुआ है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी जो गाइडलाइन है डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अकॉर्डिंग में ये चेंजेस हैं वो किए गए हैं। फर्स्ट यहाँ पे टाइम का जो चेंज क्यों हुआ, क्योंकि फेक न्यूज़ है वो इस तरीके से स्प्रेड करता है जब तक आप उसका रियल न्यूज़ लेके आते हो, फेक न्यूज़ है वो लार्जर वे के अंदर में स्प्रेड है वो हो चुका होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और यूएस डील के बारे में है। इंडिया और यूएस का जो डील है ये आप देखिए कि अभी न्यूज़ के अंदर में था, न्यूज़ में इसमें क्या था, एक तो जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर में कुछ ऐसी थिंग्स को यूज किया गया यूएस के द्वारा जो उस डील का पार्ट है वो नहीं थे, फिर उसको चेंजेज हैं वो कर दिया गया है। तो चेंजेज कर दिया गया है, ऑलरेडी हम इसको न्यूज़पेपर के अंदर में रीड कर चुके हैं। एक टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में भी था कि आप देखिए कि जो गारमेंट का जो सेक्टर है, गारमेंट के सेक्टर के अंदर में पोटेंशियल है, हमारा जो टैरिफ है वो रिड्यूस होकर 18% हुआ है, बट हमारा जो नाइबर कंट्री है बांग्लादेश जो कि टेक्सटाइल के अंदर में compete करता है हमसे, उसका आप देखिए कि जो यूएस के साथ में जो डील हुआ है, अगर यूएस से वो कॉटन को परचेज करेंगे तो जीरो उनके ऊपर में टैरिफ है वो अप्लाई रहेगा। तो यहाँ पे रूल्स के अंदर में जो चेंज हुआ है तो टेक्सटाइल सेक्टर का जो पोटेंशियल है उसको भी डिस्कस किया गया है एक आर्टिकल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, मुनिक के वहाँ पे जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर में जो यूक्रेनियन लीडर है उन्होंने मेंशन किया है कि जो पावर प्लांट है उसका प्रेजेंस नहीं है जो यूक्रेन के वहाँ पे, क्योंकि सभी रसिया के द्वारा डैमेज हैं वो कर दिए गए हैं। ये यूएस और यूरोपियन जो टाइज हैं उसके बारे में है, एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है।
नेक्स्ट आप देखिए कि स्विट्जरलैंड ने कहा है, स्विट्जरलैंड के लिए कहा गया कि ओमान जो है यूएस और ईरान का जो टॉक्स है उनको यहाँ पे होस्ट है, वो करेगा। जिनेवा के अंदर में स्विट्जरलैंड का यहाँ पे स्टेटमेंट है। जो ताइवान के साथ में जो यूएस ने जिस तरीके से अपना डील किया है, तो चाइना फिर से उसको ऑब्जेक्ट किया है कि जो चाइना को काउंटर करने का कोशिश ना किया जाए, क्योंकि चाइना आप देखिए कि ताइवान को अपने ही कंट्रोल के अंदर में माना करता है। फिर बांग्लादेश के बारे में मेंशन किया गया कि वहाँ पे जो इंक्लूसिव सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, बीएनपी के लीडर का ये स्टेटमेंट है। और जो जमात वहाँ पे मेन अपोजिशन के रूप से उसका इमरजेंस हुआ है। रसिया के अंदर में जो अपोजिशन के जो लीडर थे, जिनका जो डेथ हुआ था, तो उनको प्रिजन के अंदर में जो पॉइजन दिया गया था वो फ्रॉग से रिलेटेड है, कि जो जो मेंढक है उसका आप देखिए कि उनको जो पॉइजन है वो दिया गया था प्रिजन के अंदर में। और स्टूडेंट्स यहाँ पे यूएस ने जो अपना सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय किया है मिडिल ईस्ट के वहाँ पे, तो क्या ईरान के साथ में यूएस के लीडर का किसी तरीके से कन्फ्रंट्रेशन रहेगा, किसी तरीके से यहाँ पे इसका इम्पैक्ट रहेगा, तो उसके बारे में मेंशन है। और यहाँ पे आप देखिए कुछ वेपन्स हैं उनके बारे में भी मेंशन किया गया है। ईरान को कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट तो करता है, यूएस ऑब्जेक्ट करता है ईरान के वहाँ पे जो न्यूक्लियर का जो डेवलपमेंट हो या ईरान का जो सिचुएशन है उसके बारे में। और अभी जो प्रोटेस्ट हुए थे जनवरी के समय में, उन प्रोटेस्ट को भी आप देखिए कि सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था, कि हम उन प्रोटेस्ट को सपोर्ट है वो करते हैं। इससे रिलेटेड कोई कोई आप देखिए कोई क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा तो हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर में आपसे पूछेंगे इसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है, कि जम्मू एंड कश्मीर का वो एरिया जहाँ पे काफ़ी सारी वाटर बॉडीज हैं, उनका प्रेजेंस है। और कैसे वहाँ पे जो फिशरमैन है अपनी लाइवलीहुड को कैरी आउट करते हैं, क्योंकि ये जो वाटर बॉडीज हैं, चाहे वहाँ पे वुलर लेक का एरिया हो, डल लेक का एरिया हो, झेलम का एरिया हो, जहाँ पे जो फिशरमैन से अपने लाइवलीहुड के लिए फिशिंग का एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं, तो उसके बारे में ही मेंशन है। कुछ वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का जो लोकल फिश है उनके बारे में भी बताया गया है। एक ड्राई फिश हुआ करती है जिसको होगार्ड का नाम दिया गया है, जो कि ट्रेडिशनल ये जो फिशिंग का जो प्रैक्टिस है उसके थ्रू उसको यहाँ पे निकाला जाता है, ड्राई किया जाता है। तो अलग अलग काइंड ऑफ फिश हैं जो अवेलेबल हैं जम्मू एंड कश्मीर के इन वाटर बॉडीज के एरिया के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक